एवरीवन, दिस इज मिंको नैन और हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बैलेंस शीट के टॉपिक को। बैलेंस शीट ग्रेड 12 अकाउंटेंसी का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिकॉज एक तो यहाँ पे 8 मार्क्स का वेटेज आपका एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। 8 मार्क्स में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक तो आपको 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी में मिलता है, जहाँ पे हेड्स, सब हेड्स और मेजर हेड्स के बारे में पूछा जाता है। देन देयर विल बी 4 मार्क का क्वेश्चन जो कि शेयर कैपिटल से होता है, नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है आपको। इसके अलावा आपका 1 मार्कर एमसीक्यू भी आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से 8 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन बहुत ही ईज़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो ये फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड 12 के अंदर, ये आपके शेड्यूल 3 में आती है कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर। और पार्ट 1 में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। वहीं पे पार्ट 2 के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है, पहले इट वाज़ अर्लियर इट हैज़ टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट अभी अकाउंट नहीं है, इट बिकम्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का ये कुछ फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस तरीके से आपको नेम ऑफ द कंपनी लिख देना है, देन देयर विल बी पर्टिकुलर्स, देन देयर विल बी नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आप उन अकाउंट्स का डिटेल, अगर मान लो कोई भी हेड है, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल यहाँ है और शेयर कैपिटल को मैं इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर नहीं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, तो उसकी जो फर्दर इलैबोरेट जो डिस्क्रिप्शन मुझे देनी है, वो आप यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में दे सकते हैं। देन देयर विल बी करंट ईयर का रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रीवियस ईयर के जो भी फिगर्स और अमाउंट्स है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका एक बैलेंस का फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का वो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं कहाँ पे क्या कुछ है। सो लेट्स सी। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे हेड्स को, हमारे मेजर हेड्स को। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड पे आपको मिलेगा मेजर शेयर होल्डर फंड मिलेगा, आपको नॉन करंट लायबिलिटीज मिलेगा और करंट लायबिलिटीज मिलेगा। ये जो आपका सेकंड हेड यहाँ पे गिवन है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप इसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो आपका ये शेयर होल्डर फंड है यहाँ पे, इसके अंदर ये जो सी पार्ट है, इसको भी मनी रिसीव्ड शेयर अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो एज़ सच हमारे पास जो टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो है आपका शेयर होल्डर फंड, आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ और आपका करंट लायबिलिटीज़। ये सारे हेडिंग्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है? चलिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को कवर करने के बाद आता है हमारा सेकंड हेड। सेकंड हेड हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले मेजर हेड, आप मेजर हेड नहीं बोलेंगे, इसको पार्ट बोलेंगे, ठीक है? वरना क्या होता है, पेपर में जब क्वेश्चन आता है मेजर हेड लिखिए, तो आप लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट्स को आप हेड मान लेते हैं। ये हेड नहीं है, ये पार्ट माना जाएगा बैलेंस शीट के। जैसे बैलेंस शीट के 2 साइड होते थे, इस तरीके से 2 यहाँ पे साइड सेम ही है, सिमिलर ही है, लेकिन हेड नहीं है ये किसी भी तरीके से। हेड क्या है एसेट साइड्स के अंदर? तो यहाँ पे हमारा पहला हेड आता है नॉन करंट एसेट, दूसरी साइड्स आता है हमारे पास करंट एसेट। तो अब डिटेल में है, इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो लेंदी पार्ट रहेगा आपका, वो रहेगी आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लेंदी है, बट एक बार अगर आप इस चीज़ को टॉपिक को समझ गए हैं, तो आपको किसी दूसरे टॉपिक को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। यानी कि शेयर कैपिटल का पार्ट एक तरफ और बाकी पूरी बैलेंस शीट एक तरफ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी शेयर कैपिटल के अंदर। शेयर कैपिटल में ऐसा क्या है, ये डिफिकल्ट क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आपको शेयर कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो डिटेल आपको देनी होती है, वो जनरली आपको प्रोवाइड करनी होती है एक नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपका होता है ये। यहाँ पे आपको ये देखिए, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहेगा। और वेट अ सेकंड। ओके, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहेगा और अब यहाँ पे आपको क्या-क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है पार्टिकुलर्स। सबसे पहले यहाँ पे आएँगे आपके पार्टिकुलर्स, इधर आपका रहेगा सीरियल नंबर्स और यहाँ आपने लिखना है अमाउंट्स को। क्योंकि शेयर कैपिटल हमारा नोट नंबर 1 बनने वाला है, तो हम शेयर कैपिटल के ऊपर जो है नंबर 1 यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से आपका हेडिंग हो गया तैयार। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपकी इसके डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों ऑथोराइज़्ड कैपिटल। ऑथोराइज़्ड कैपिटल क्या होती है? अपने पूरी लाइफ स्पैन के अंदर एक कंपनी को कितना कैपिटल पब्लिक से सब्सक्राइब करके वो कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका ऑथोराइज़्ड कैपिटल होता है।
और क्योंकि मैं कह रही हूँ कि पूरे लाइफ स्पैन में, तो कोशिश की जाती है कि कंपनी एक साथ कभी भी उस पैसे को नहीं मंगाती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे अगर मैं आपको बोल दूँ, बहुत ही छोटा अमाउंट लेकर यहाँ चलेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैंने कहा कि 10 लाख का कैपिटल जो है, वो कंपनी ने अपना ऑथराइज़ किया हुआ है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लाख शेयर्स हैं, ठीक है? लाख शेयर्स एट रुपीज़ 10 ईच। ये इस तरीके से आपका ऑथराइज़ कैपिटल आपने लिख देना है। ऑल्दो आपने ये यहाँ नहीं लिखना होता, मैं इसको एग्ज़ैक्ट जगह पे बता देती हूँ, कहाँ आपने लिखना होता है। ठीक है? ये आपने कुछ इस तरीके से यहाँ लिखना होता है। ओके? एक 1 रह गया हमारे पास। ठीक है? इस तरीके से आपने लिखना होता है। ऑथराइज़ कैपिटल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे आपकी इश्यूड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल क्या होता है? अगर मैंने कहा कि 10 लाख वो रुपए हैं जो कंपनी अपने पूरे लाइफ स्पैन में मँगा सकती है, तो ऑब्वियसली वो नहीं मँगाएँगे। उसका कितना पार्ट वो इस वक़्त यहाँ चाहते हैं कि एक पब्लिक सब्सक्राइब करे, ठीक है? इसलिए इश्यूड को यहाँ पे जो है इन्विटेशन भी कहा जाता है। इसको ऑफर भी आप लोग कह सकते हो। ऑफर्ड कैपिटल भी आप इसको कह सकते हो। इसी तरीके से मैं बताना भूल गई, आप लोग जो है यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे जो हमारी ऑथराइज़्ड कैपिटल है, उसे आप कह सकते हैं क्या? उसे आप कह सकते हैं आपकी नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। दोनों ही नाम आपके ठीक है? देन इश्यूड कैपिटल सपोज़ मैंने ये 10 लाख रुपए मैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में मँगा सकती हूँ, लेकिन इस वक़्त जो है मुझे सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। सो 1 लाख रुपीज़ अगर मुझे चाहिए होंगे तो 10,000 शेयर आपके सफिशिएंट होंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इस वक़्त मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ 10,000 शेयर्स की। 10,000 शेयर्स एट रुपीज़ 10 ईच और ये आपका 1 लाख रुपीज़ आपका पब्लिक जो अगर सब्सक्राइब कर देती है, तो आपका ईज़िली यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। आफ्टरवर्ड आपको क्या मिलना है? आपको देखना है हमारी सब्सक्राइब। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप सबको होती है, कि 2 पार्ट होंगे अब आपका हेडिंग डलता है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है उसके आपके पास 2 सब टॉपिक्स आएँगे। एक सब टॉपिक होगा आपका फुल्ली पेड, एक रहेगा आपका फुल्ली पेड। सपोज़ मेरी पब्लिक जो है यहाँ पे आउट ऑफ 10,000 ये लोग सिर्फ 95,000 के लिए सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? 95,000 के लिए सब्सक्रिप्शन मेरे पास आती है। अब आउट ऑफ दिस 95,000 शेयर सब्सक्रिप्शन कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे के पूरे 10 रुपीज़ मुझे पे करने को रेडी हैं? ऐसे अज़्यूम कर लेते हैं आउट ऑफ 95 यहाँ पे 90,000 की सब्सक्रिप्शन जो है मुझे पूरी मिलने वाली है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फुल्ली पेड अप, ठीक है? तो फुल्ली पेड में मैंने कहा 90,000 शेयर्स एट रुपीज़ 10 ईच ये वो लोग हैं जो मुझे पूरा पैसा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है? 9 लाख रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। बट एक दूसरी कैटेगरी भी रहेगी यहाँ पे दैट इज़ योर फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप। अब नॉट फुल्ली पेड अप क्या है? देखिए नॉट फुल्ली पेड अप आपकी वो कैटेगरी है जहाँ पे जो ₹10 आपको मिलने थे वो आपको पूरे यहाँ पे नहीं मिलने वाले। तो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ मान लेते हैं कि 5,000 जो रेस्ट मैंने कहा 95,000 इसमें से 5,000 जो शेयर हैं वो किसी हमने एक्स को दिए थे। अब वो जो एक्स है मैंने उससे 5,000 शेयर्स दिए थे एट रुपीज़ 10 ईच तो यानी कि मुझे मिस्टर एक्स से 50,000 रुपीज़ मिल जाना चाहिए था, राइट? लेकिन यहाँ पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, वो क्या हुआ है? तो मैं मान लेती हूँ कि कॉल्स इन अरियर हुआ है और मिस्टर एक्स ने यहाँ पे मुझे ₹3 नहीं पे किए हैं, ठीक है? सो ₹3 अगर 5,000 का अगर आप लेकर चलोगे, 5,000 इंटू 3 अगर आप लेकर चलोगे तो 15,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो बाकी जो ये आपका हुआ कितना अमाउंट ये हो जाएगा? ये आपका अमाउंट हो जाएगा 35,000 जस्ट मिनट 35,000 जी, ठीक है? तो इस तरीके से आपने हमेशा कैटेगराइज़ करना है। इसके अलावा बच्चे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हैं ये जो शेयर्स होते हैं, इनको हम फ़ॉरफ़िट कर लेते हैं। सो इन केस आपका ये फ़ॉरफ़िट हो जाता है, यही पर्टिकुलर जो बी की कैटेगरी आपने यहाँ देखी, जो ये शेयर्स है आपके 5,000 शेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर ये पर्टिकुलर शेयर्स आपके जो है फ़ॉरफ़िट हो जाते हैं, तो ये जो आपका पूरा पैसा है 35,000 वो यहाँ ना आकर आपकी दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है? वो जो दूसरी कैटेगरी रहेगी, वो आपकी रहेगी फ़ॉरफ़ीचर शेयर्स की, तो यहाँ पे आपने उसको ऐड कर देना है, ऐड फ़ॉरफ़ीचर।
और फ़ोरफ़ीचर में आपका ये पूरा पैसा जो है 35,000 का चला जाएगा। फ़ोरफ़ीचर का मतलब देखो जनरली तो यही होता है ना कि कंपनी जो है आपके शेयर्स को कैंसल कर रही है। तो अगर कंपनी आपके शेयर्स को कैंसल कर रही है, तो उस केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास वो शेयर्स जो है सब्सक्रिप्शन के लिए रहें। तो आपने उस टाइम पे ये पार्ट हटा के यहाँ से रिमूव कर देना है पूरा का पूरा और जैसे ही आप रिमूव करोगे जैसे ही आप इस पार्ट को रिमूव करोगे क्योंकि शेयर्स आपके जो है वो कैंसल हो चुके हैं, ठीक है? तो ये पार्ट आपका पूरा कैंसल हो जाएगा और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट आपकी आ जाएगी एड फ़ोरफ़ीचर का अमाउंट यहाँ पे पैरा पूरा पैसा फ़ोरफ़ीचर में चला जाएगा। नाउ इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपके लिए कब अराइज़ होती है, जब आप लोगों को ये पता चलता है कि यही जो शेयर्स हैं वो री-इश्यू कर दिए गए हैं, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस तरीके के शेयर री-इश्यू किए जाएँगे, वो पैसा आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाती हूँ। सपोज़ ये 5,000 की बात हम कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा था मिस्टर एक्स इज़ हियर मिस्टर एक्स थे, उनके पास 5,000 हमारे पास शेयर्स थे और उन 5,000 शेयर्स को हमने क्योंकि उन्होंने रुपीज़ जो 3 रुपीज़ जो है वो पे नहीं किए थे, ठीक है? जो बाकी के 7 रुपीज़ थे वो हमने क्या कर लिए थे फ़ॉरफ़िट कर लिए थे और इस वक़्त हमारे फ़ॉरफ़ीचर में जो है 35,000 रुपीज़ यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है? अब इस पैसे को हम तब तक प्रॉफ़िट भी नहीं मान सकते जब तक हम इस शेयर्स को री-इश्यू ना कर दें। तो सपोज़ अब 2 सिचुएशन आपके पास यहाँ पे अराइज़ हो जाती है। सिचुएशन नंबर 1 जिसमें आपको कहा जाएगा कि सारे के सारे जो शेयर हैं, पूरा का पूरा ये जो अमाउंट है ये आपका री-इश्यू कर दिया गया। ठीक है? ये पूरे के पूरे शेयर्स उठा के जो है आपके री-इश्यू कर दिए गए। अगर आपके पूरे शेयर्स री-इश्यू कर दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी मेंशन किया जाएगा कि वो कितने रुपए पे री-इश्यू हुए हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, मिस्टर वाई को हमने री-इश्यू किया ₹4.9 एज़ फुल्ली पेड अप। अब इस बात का क्या मतलब होता है एज़ फुल्ली पेड अप? देखिए इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे वाई से कहेंगे कि आप सिर्फ़ हमें ₹9 दे दीजिए, लेकिन हम आपका शेयर ₹10 के हिसाब से ही दिखाएँगे अपनी बैलेंस शीट में। तो जनरली आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको यहाँ पे ₹1 का नुकसान हो रहा है, तो यानी कि आप लिखेंगे 5,000 इंटू ₹1 का आप डिस्काउंट देने वाले हो। अब ये डिस्काउंट आप अभी के लिए लॉस कंसीडर कर सकते हो, बट ये पूरी तरह से लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 5,000 शेयर्स पे हम लोग पहले से ही ₹35,000 अर्न कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर मेरे पास 35,000 की कमाई पहले थी, उसके ऊपर मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है, तो 30,000 रुपीज़ जो है अभी भी मेरे पास जो है वो सेविंग ही रहेगी बच्चों। सो ये जो 30,000 रुपए रहेगा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कहाँ पे? आपके कैपिटल रिज़र्व में और क्योंकि कैपिटल रिज़र्व आपके शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो वो कहीं पर भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर नज़र नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे आपको कहीं पर भी 10,000 वो 30,000 का अमाउंट नहीं दिखेगा और हो गया कहाँ? होगा आपका ये कि जो आपका ये 35,000 की हमने ये कैलकुलेशन करी थी, ये सारी की सारी कैलकुलेशन अब आप आपके यहाँ से कैंसल हो जाएगी और जो आपके ये 5,000 के शेयर हैं, ये आपके यहीं पर ऐड हो जाएँगे क्योंकि अब ये भी फुल्ली पेड अप हो चुके हैं। तो ये एक छोटी-सी बात है, आपने समझनी है। अगर आपको नहीं समझ में आई है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए प्रोसेस आपका ये है, एक बार लास्ट में फिर से एक बार समझ लीजिए धीरे-धीरे। प्रोसेस आपका ये है कि पहली चीज़ मैंने आपको ये कही, सबसे पहले आप ये देखिए कि सब्सक्राइब्ड के अंदर आपकी 2 कैटेगरी है। सब्सक्राइब के अंदर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास यहाँ 2 कैटेगरी हैं, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी कौन-सी हैं? कैटेगरी 1 जिसमें हमने कहा अरे भैया! कैटेगरी 1 जिसको हमने कहा फुल्ली पेड अप, दूसरा हमने कहा नॉट फुल्ली पेड अप। जब तक ये शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होंगे, नॉट फुल्ली पेड अप के क्या-क्या केसेज़ हैं? पहला केस है मैम, जब हम कई बार क्या करते हैं, या तो सामने वाले ने कॉल्स इन एरियर किया हो, यानी कि सामने वाले पर्सन ने ही हमें पेमेंट ना की हो या फिर कंपनी ने ही कॉल्ड अप ना किया हो पैसा। ठीक है? यानी कि कंपनी का जो है ₹1 शेयर ₹10 का है, बट दे आर कॉलिंग ओनली ₹8 फाइनल कॉल करी ही नहीं है। तो उस केस में भी आपके सारे के सारे शेयर चले जाएँगे नॉट फुली पेड अप के केस में, ठीक है? लेकिन अब ये होने के बाद इन शेयर्स को अगर फ़ॉरफ़िट कर दिया जाए, अगर अब इन शेयर्स को फ़ॉरफ़िट कर दिया जाएगा, तो सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी।
कैसे चेंज हो जाएगी? तब ये सारा पैसा आपका जो भी आपने अर्न किया होगा, ठीक है, उन शेयर्स के ऊपर, वो आपका चला जाएगा फ़ोरफ़ीचर में। जैसे ही ये पैसा फ़ोरफ़ीचर जाता है और क्वेश्चन में आगे बोला जाता है कि नहीं, हमने इन शेयर्स को री-इश्यू कर दिया है। जैसे ही आपको री-इश्यू मिले, क्योंकि री-इश्यू आपको जनरली हमेशा फुल्ली पेड अप ही मिलता है, एज़ फुल्ली पेड अप मैं बात कर रही हूँ, यानी कि भले ही आपको उसपे ₹10 की जगह ₹6, ₹5, ₹7 ऐसा कुछ अमाउंट मिले, लेकिन हम उसको एज़ फुल्ली पेड अप ही कंसीडर करते हैं। तो आपका ये सारा अमाउंट वापस से कौन-सी कैटेगरी में चला जाएगा? फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चला जाएगा। और जो भी यहाँ पे आपको इनकम या लॉस आपको गेन वगैरह कुछ भी अर्न हुआ है, उसको वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा कैपिटल रिज़र्व के अंदर। तो इस तरीके से आपका शेयर कैपिटल का ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, ठीक है? चलिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो आई डोंट थिंक कि अब आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी एज़ सच आने वाली है। उसके बाद में हमारे पास शेयर होल्डर फंड के अंदर पहली टॉपिक हमने कवर की, क्या है? पहला टॉपिक हमारा हमने क्या कवर किया है? हुँ जी, पहला टॉपिक हमने कवर किया हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद सेकंड चीज़ आती है हमारे पास, वो है आपका रिज़र्व एंड सरप्लस। तो रिज़र्व एंड सरप्लस को समझेंगे, रिज़र्व एंड सरप्लस को समझ लेते हैं। रिज़र्व एंड सरप्लस ईज़ी है, क्योंकि एक चीज़ तो आपको क्लियर ही है, जितने भी आपके रिज़र्व्स रहेंगे, ठीक है? किसी भी नाम से हों वो सारे के सारे आपके यहाँ आएँगे। बट ठीक है, हमें डिटेल्स थोड़ी-सी यहाँ चाहिए होगी, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स जो है यहाँ पे आपकी आने वाली है। ये देखिए, जो मैंने आपको समझाया है, ये इस तरीके से होता है। आपका यहाँ पे ऑथराइज़ आ गया, आपका इश्यूड आ गया, सब्सक्राइब्ड आ गया, ठीक है? अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स थी, वो आपने माइनस कर दी, या कोई डायरेक्टर ऑफिसर्स वगैरह हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, वो आपने माइनस कर दी। बाद में अगर ये पैसे आपने फ़ॉरफ़िट कर लिए, तो वो एडिशन भी आपका यहाँ हो जाएगा। बात करते हैं आपके रिज़र्व एंड सरप्लस की। तो रिज़र्व एंड सरप्लस के अंदर सबसे पहला मेजर हेडिंग आता है आपके पास कैपिटल रिज़र्व। अब कैपिटल रिज़र्व एक टर्म होती है और दूसरी हमारे पास टर्म होती है रिज़र्व कैपिटल। अब ये बड़ी कन्फ्यूज़िंग है। कन्फ्यूज़िंग क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में इनका जो टर्म्स है वो आगे-पीछे ही हो रखी हैं, ठीक है? तो आपने क्या समझना है, रिज़र्व कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था ऑथोराइज़्ड कैपिटल। ऑथराइज़्ड कैपिटल अगर मेरी 10 करोड़ है, तो कभी भी मेरी इश्यूड कैपिटल 10 करोड़ नहीं होगी, क्योंकि जनरली कंपनी सारा पैसा एक बार में नहीं मँगाती। तो सपोज़ ये 10 करोड़ में से मैंने अभी तक टोटल, यानी कि मेरी कंपनी को बने हुए 10 साल हो गए हैं, उन 10 सालों में से भी मैंने 10 करोड़ की जगह टोटल अभी तक सिर्फ 8 करोड़ रुपए ही पब्लिक से इन्विटेशन यहाँ पे देके भेजा और सब्सक्राइब करवाया है शेयर्स को। तो बेटा, ये जो आपके 2 करोड़ रुपए जो आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करवाया है, यही आपका क्या माना जाएगा? रिज़र्व कैपिटल माना जाएगा, ठीक है? तो रिज़र्व कैपिटल का क्या मतलब होता है? रिज़र्व कैपिटल का कुछ मतलब नहीं होता, ऐसा पैसा जो हम कोशिश करेंगे कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हमारी कंपनी के हम यूटिलाइज़ करें, वो कैस पैसा आपका माना जाएगा रिज़र्व कैपिटल। और कैपिटल रिज़र्व क्या है देन? कैपिटल रिज़र्व क्या कुछ अलग है? बिल्कुल कैपिटल रिज़र्व अलग है। कैपिटल रिज़र्व का मतलब होता है सडनली आपको कभी भी कोई भी गेन अगर होता है, सडन गेन और सडन लॉस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि कंपनी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो कुछ 4 केसेज़ हैं जो मैं आपको यहाँ लिख के दे देती हूँ, जो आपको याद रखने हैं, उससे बियॉन्ड आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी-अभी हमने कहा था कि ये जो हमने बिफोर फीचर का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है? तो फोर फीचर पे हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन उस पैसे को हम तब तक कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफर नहीं करते जब तक हमें ये ना यकीन हो जाए कि हाँ, ये जो शेयर हमने कैंसल किए थे, समवन एल्स इज़ गोइंग टू सब्सक्राइब दीज़ शेयर्स, ठीक है? तो यानी कि अगर हम शेयर्स को री-इश्यू कर पाएँ और उस टाइम पे हमें कोई गेन हो जाता है, तो वो पैसा आपका कैपिटल रिज़र्व में आएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई फिक्स एसेट्स है और आपको उसके बेचने पे या तो कोई लॉस हो जाए या कोई गेन हो जाए, ठीक है? क्योंकि देखिए फिक्स एसेट्स आर नॉट मेंट टू सेल, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चला रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फैक्ट्री में काम करना है, मैं फैक्ट्री को बेचने नहीं वाली हूँ। लेकिन अगर वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है, वो पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी है, उस केस में मैं उसको अबैंडन करना चाहती हूँ, मैं उसको बेचना चाहती हूँ, और मुझे कोई यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे गेन अराइज़ हो जाता है, वो आपका कैपिटल रिज़र्व के अंदर ही आएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको कभी भी अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के वक़्त आपको कोई गेन वग़ैरह यहाँ पे हो जाता है, आपको कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिल जाता है जो कि सडन है नेचर में और बहुत हेफ़्टी अमाउंट आपको यहाँ मिल रहा है, तो वो भी आपका कैपिटल रिज़र्व के अंदर आने वाला है, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
तो इस तरीके से आपके जितने भी सडन प्रॉफिट्स होते हैं वो आते हैं आपके कैपिटल रिजर्व के हेडिंग के अंदर। देन इसके अलावा आता है हमारे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये आपका आपको अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर याद नहीं भी रहता है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। जितने भी सेंटेंसेस के पीछे आपको रिजर्व वर्ड नजर आएगा, ठीक है, वो सारे के सारे आपके इसी रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर आएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका जो है वो यहीं पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर। इसके अलावा बच्चों अगर आपका प्रॉफिट का कोई भी सरप्लस बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है यानी कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, प्रॉफिट आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का आपका अमाउंट यहाँ आएगा तो वो यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट होगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है? तो ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। ठीक है? तो अभी तक हमने कवर क्या-क्या कर लिया है? हमने सिर्फ अपना शेयर होल्डर फंड के अंदर के 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। जिसमें से एक आता है हमारा शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? अब हमें करना है नेक्स्ट टॉपिक को कवर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को याद करने का जो निमोनिक है वो है आपका एलटीओपी। ठीक है? साथ ही साथ हम जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं यानी कि करंट लायबिलिटीज़ उनका भी यहाँ पे साइड के साइड ही लर्न कर लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उसका निमोनिक भी क्या है? उसका निमोनिक है एसटीओपी। ठीक है? तो एसटीओपी यानी कि स्टॉप अगर आपको याद रह गया तो एलटीओपी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। एलटीओपी की बात करूँ तो उसमें हमारे सिलेबस के अंदर एज़ सच इन 2 को हमें कवर नहीं करना होता। ठीक है? इन 2 को क्यों नहीं कवर करना होता वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन फिलहाल के लिए चलो नाम तो हमें याद रखना ही है किसके अंदर क्या हेडिंग आता है तो उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ। एल का मतलब होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देन हमारे पास आता है टी। टी का मतलब होता है बच्चों टैक्स। ठीक है? डेफर्ड टैक्स। देन हमारे पास आता है अदर। ओ का मतलब हमेशा यहाँ पे अदर ही होगा। ठीक है? चाहे वो एसेट साइड हो, चाहे वो लायबिलिटी साइड हो, ओ मीन्स अदर। एंड देन पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन। अब इनके अंदर फर्दर आइटम्स कौन-कौन सी कवर होती हैं वो आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटीओपी में एल के बारे में। एल यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमारे आते हैं 3 चीज़ें, सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहला है आपका बच्चों डिबेंचर, ठीक है? डिबेंचर्स जो आते हैं, देन सेकंड आता है आपका बी पब्लिक डिपॉजिट्स। डिबेंचर को आप स्लैश करके बॉन्ड्स भी कह सकते हो, एक ही बात होती है, हालाँकि थोड़ा डिफरेंस है बट अभी के लिए आप मान लीजिए कि कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू कर रही है या बॉन्ड्स इश्यू कर रही है, वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है? देन पब्लिक से अगर कंपनी डिपॉजिट रेज़ करती है, ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होता है और थर्ड आपका यहाँ पे आता है लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, वो बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, दैट डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से चाहे बैंक हो, कमर्शियल हो, स्केड्यूल हो, कैसा भी टाइप का बैंक हो या कोई एलआईसी से भी आप लोग लोन रेज़ कर सकते हो। कहीं से भी अगर आप इस तरह से लोन रेज़ करते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको ये तीनों चीज़ें ही याद कर लेनी है, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद ये लॉन्ग टर्म का बोरोइंग हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड हमारे पास आता है टी। टी का मतलब मैंने आपको बताया था अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब इसके बारे में अच्छी चीज़ ये है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इसमें अगर आप अपनी बुक भी खोल के देखोगे तो वहाँ पे लिखा भी होगा नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक है? इस तरीके से आपको अपनी बुक्स के अंदर मिल जाएगा इस क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। देखिए, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है, उन कई ऐसे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलती हैं हमारे इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, जहाँ पे कंपनीज़ को एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब अगर एडवांस टैक्स पे करना है तो इसका मतलब आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि आपकी इनकम कितनी होने वाली है, लेकिन आपको टैक्स पे करना होगा। तो ऐसे में चांसेज़ आर हाई कि आप ज़्यादा टैक्स भी पे कर सकते हैं, बाद में पता लगेगा और हो सकता है कि आपने कम टैक्स भी पे किया हो। दोनों ही केसेज़ के अंदर आपका यहाँ पे अगर मान लो सपोज़ मेरा टैक्स जो मैंने पे किया था, वो मैंने किया था 30,000 रुपीज़ और जो एक्चुअल टैक्स हमारा आया है, वो आया है 50,000 का। तो यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझे कहेंगे ना कि मैडम आपका 20,000 का जो टैक्स है, वो अभी यहाँ पे आपका पेंडिंग है। ठीक है? तो ये जो 20,000 है वो आपके टैक्स लायबिलिटीज़ के साइड में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो ये आपका छोटा-सा कांसेप्ट यहाँ पे है, जो आपको याद रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसको याद रखना, सिर्फ़ आपको नाम पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, थर्ड आ जाते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड था हमारे पास अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसको भी आपने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको हेडिंग पता होना चाहिए, ठीक है? देन फोर्थ आता है हमारे पास, फोर्थ क्या है?
फोर्थ है आपके पास प्रोविजन, वो भी कौन से प्रोविजन, हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है? देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनके रिलेटेड जितने भी बेनिफिट स्कीम्स वगैरह चलती हैं, वो सारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं। क्या-क्या आता है? जैसे हम उनको क्या-क्या बेनिफिट दे सकते हैं? आप अपने एम्प्लॉइज को कोई रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ भी रिटायरमेंट बेनिफिट दे सकते हो। क्या हो सकता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट? मैम वो एक पेंशन हो सकती है, ठीक है? वो कोई ग्रेच्युटी हो सकती है। कोई वारंटी भी दे सकते हैं आप उनको, ठीक है? स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। देन आपका क्या कहते हैं कोई अर्न्ड लीव है। अर्न्ड लीव का मतलब क्या होता है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि कुछ हर मतलब तो हर एम्प्लॉयी को कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफ़िशियल जो है लीव मिलती है। लेकिन अगर आप उस लीव को भी अवेल नहीं करते और आप काम पे आते हो, ठीक है? अपने जॉब पे आप आते हो, तो वो जो आपको पैसा उस दिन का मिलेगा दैट इज़ योर अर्न्ड लीव, ठीक है? तो यही टॉपिक है जो आपके बुक के अंदर और आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएँगे। इसके अलावा आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में मैंने आपको बता दिया क्या-क्या आने वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, वारंटी हो, अर्न्ड लीव हो, यही चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके? इसमें आप फंड भी लिख सकते हो। फंड का मेरा मतलब है जैसे कोई प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है? या आपका एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड हो गया, वो एक ही बात होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि एम्प्लॉइज़ के लिए रिगार्डिंग हम ज़्यादातर जो बेनिफिट बनाते हैं, क्योंकि हम यही अज़्यूम करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयी मोर देन 1 ईयर ही रहेगा, तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न नहीं बना सकते ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आती हैं। चलिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म का नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमारा कवर हो गया। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था? दूसरी साइड पे हमारे पास था शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। यानी कि करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर देखिए जैसे वहाँ पे हमारे पास 4 हेडिंग थे, सेम तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 4 हेडिंग हैं। वहाँ पे क्या था? एलटीओपी और यहाँ पे क्या होगा? एसटीओपी। तो एसटीओपी में सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। वहाँ मैंने आपको बताया था क्या-क्या आता है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता था डिबेंचर्स थे, पब्लिक डिपॉज़िट था और कोई भी लोन अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से लेना हो तो। इसमें भी आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि वो जितने भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के पढ़े थे, वो 3 आइटम्स, अगर उनमें से कोई भी मैच्योर हो जाता है, ठीक है? मैच्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो सारी की सारी आपकी सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है? दूसरा क्या आ जाएगा, जो आप लोग कैश क्रेडिट लेते हो वो या फिर आप हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट कर जाते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपकी जो लिमिट होती है उसके बियॉन्ड जाके अगर आपने अपने बैंक से पैसा निकलवाया है, विथड्रॉ किया दैट इज़ योर बैंक ओवरड्राफ्ट। ये 3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है, बाकी ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही रिलेवेंट है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद स्टॉप का यहाँ पे निमोनिक था तो एसटी के टी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे वहाँ पे था आपका टैक्स तो यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा। यहाँ पे आने वाला है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेबल में क्या-क्या आता है? ट्रेड पेबल ईज़ी है, आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो बिल्स पेएबल होते हैं, बिल्स पेएबल और आपके क्रेडिटर, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है? देन अगेन थर्ड में हमारे पास क्या रहेगा? थर्ड में था आपके पास एसटीओ, ओ मीन्स अदर। ऊपर वाले के लिए अदर में मैंने कहा था आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं बट यहाँ पे तो आपको याद करना पड़ेगा और ये सबसे बड़ा हेडिंग आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है? क्यों बनता है मैं बता देती हूँ। देखिए जितने भी आपके इंटरेस्ट हों याद करने का तरीका क्या है? जितने भी आपके इंटरेस्ट किसी भी चीज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं होना चाहिए बस क्योंकि रिसीव है तो आपकी इनकम बन जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ आपके जितने भी ड्यू हैं, पेड हैं, अनपेड हैं या आपका कोई डिविडेंड है, डिविडेंड भी आपको पता है प्रपोज़्ड डिविडेंड आपका यहाँ नहीं आता बिकॉज़ प्रपोज़्ड डिविडेंड आपका एक प्रॉमिस होता है, ठीक है? और प्रॉमिस एक कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं है तो आप बैलेंस शीट में लिख नहीं सकते। अदर देन दैट कोई भी डिविडेंड है, इंटरिम हो या आपका अनपेड डिविडेंड हो, आउटस्टैंडिंग हो, वो सब आपका यहाँ आता है, ठीक है? देन आपका अगर कोई कॉल इन एडवांस अगर आपका है, तो वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर चल रहा है, वो भी आपका इध अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही कवर होता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट आपको 4 टॉपिक याद रख लेने हैं, इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं आपको, ठीक है? ये 4 आप याद रखिएगा। देन 4th क्या आता है हमारे पास? 4th है आपके पास पी, एसटीओपी। एसटीओपी में पी क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न।
ये ईज़ी रहेगा आपके लिए याद करना। क्यों? क्योंकि जो मेन थे वो आपने ऊपर याद कर लिए। वो जो आपने ऊपर नाम अभी याद किए थे, ये वाले, इनकी बात कर रही हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, वारंटी, अर्न्ड लीव। इनके अलावा अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रोविज़न नाम का शब्द दिख जाए, तो आप आँख मूंद कर उसको जो है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में टिक कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे कि आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो गया या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है? या फिर आपका प्रोविज़न फॉर कुछ भी हो, मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया। ये सारे नॉर्मल आपके यूजुअल प्रोविज़न्स होते हैं जो आपको हर साल बनाने हैं, क्योंकि हर साल ये इन-इन चीज़ों पे आपको नुकसान होता ही है, ठीक है? मतलब चांसेस आर हाई देयर। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होंगे, वो आपके वो प्रोविज़न्स रहेंगे जो वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की कैटेगरी के अंदर कवर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपने सिर्फ इन वालों को याद कर लेना है। इसके बियॉन्ड में जो भी जाएगा वो सारा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर ही आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अपनी बैलेंस शीट का काफ़ी सारा बड़ा हिस्सा यहाँ पे कवर कर लिया है, क्योंकि हमने करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर फंड सभी को कवर कर दिया है, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी एसेट साइड। सो एसेट साइड्स के अंदर क्या-क्या हेडिंग्स हैं? एसेट साइड के अंदर हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। एक चीज़ याद रखिएगा, नॉन करंट के अंदर हमारे पास 5 हेडर्स हैं और करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, ठीक है? तो एक-एक करके दोनों को समझ लेते हैं, क्या-क्या आएगा, क्या-क्या नहीं आएगा। पहली चीज़ तो नॉन करंट के अंदर जो हमारा पहला हेडर यहाँ पे गिवन है ना, वो आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये देखिए जो मैंने आपको अभी भी समझाया था कि एम्प्लॉइज़ के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में ये ट्रेड डिपॉज़िट ये सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका सब कुछ ये आके कवर हो चुका है हमारा। ये देखिए ये आपके शॉर्ट टर्म प्रोविज़न अगर किसी को नाम याद रखने हो तो इनकम टैक्स, इक्विटी, प्रेफ़रेंस, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ये सारे आते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर रहे थे नॉन करंट एसेट्स की। यहाँ से चलते हैं नॉन करंट के अंदर। नॉन करंट एसेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है, अभी हेडिंग चेंज हो गया है बच्चों। किसी के पास अगर पुरानी बुक है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ये हमारा पहला हेडर है। इसके अंदर भी हमारे पास 4 आइटम्स यहाँ पे दी जाएँगी, बहुत ही ईज़ी हैं। ये जो आपको दिख रहा है टॉपिक, इसके अंदर का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ तक का, ये आपका आएगा 1 के अंदर और जो ये सेकंड पार्ट है, ये आपका आएगा सेकंड के अंदर, ठीक है? यानी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये जो आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये आपका 1 के अंदर कवर हो जाएगा और आपका ये जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर आपका इंटेंजिबल एसेट्स को हमने कवर कर देना है। फिर मैम थर्ड और फोर्थ में क्या आएगा? थर्ड और फोर्थ में अगर इन दोनों में से कोई भी एसेट अभी अंडर डेवलपमेंट चल रही है या अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट क्या है, ये सारी की सारी आपकी ये सारी आपकी वो है फिक्स एसेट्स। सो फिक्स एसेट्स के अंदर क्योंकि आप अगर मान लो हम बिल्डिंग को लेकर चलते हैं, ठीक है? फिक्स एसेट आप लोगों को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा समझदार है, ट्वेल्थ में है तो बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग आपकी वर्क इन प्रोग्रेस चल सकता है, वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन चल सकता है। तो अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा वो आपका यहाँ दिखेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से जो एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या-क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट आपके होती हैं जैसे कि आपका आपकी गुडविल हो गई या फिर आपके पेटेंट हो गए, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, आपके कॉपीराइट हो गए। इसके अलावा कॉपीराइट के अलावा आपका मेस्टहेड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए या फिर आपका कोई भी क्या रहेगा इसमें से ग्राफिक डिज़ाइन्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइन या आपका कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ आती हैं। अब इनमें से अगर ये चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ये हो सकती हैं आप तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर आपकी अंडर डेवलपमेंट होती है, तो वो आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा पहला हेडर हमने कंप्लीट कर दिया, यही था आपका। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स के नॉन करंट एसेट के अंदर सब
जस्ट अ सेकंड। हुँ। नॉन करंट एसेट के अंदर हमने जो है ये वाला हिस्सा भी कवर कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लोन एडवांसेस एंड अदर। ये बहुत ईज़ी है आपके लिए समझना। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ठीक है? पहले आई आपके पास क्या? इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स को आपको बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र मार लेना बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब आती हैं। आपको देख के ही पता यहाँ पे सब सीधा-सीधा वर्ड आपका इन्वेस्टमेंट यूज़ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड को यूज़ किया गया है, वो प्रॉपर्टी में हो, इक्विटी शेयर्स में हो, प्रेफरेंस शेयर्स में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो, डिबेंचर्स में हो, बॉन्ड्स में हो, कहीं पर भी हो, आपको वर्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरली दिखेगा और दिखेगा तो आपको समझ जाना है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस में आपको एग्जाम में इतना डिटेल नहीं मिलेगा। हालाँकि कभी-कभी कैपिटल एडवांस वर्ड जो है या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ये वर्ड है, ये 2 वर्ड आपको मिल सकते हैं। दैट आपको एज़ सच कुछ याद नहीं है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली लोन एडवांसेस वर्ड दिख जाएगा और आप समझ सकते हो कि ये आपका नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। देन आती है आपकी अदर अदर आपका अगेन पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आप इसको स्किप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉन करंट एसेट्स भी हमने कवर कर लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। हमने एक बार फिर से बता देती हूँ क्या-क्या हमने कवर किया है यहाँ पे। सबसे पहले हमने कवर किया है यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स को। 1 सेकंड आप कंफ्यूजन ना हो जाए इस तरीके से। सबसे पहले हमने कवर किया अपने फिक्स एसेट्स को, उसके बाद हमने देखा टेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल होती है, वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल हो सकता है, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हो सकती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड एग्ज़ैक्टली दिख जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट ये वही है जो हमने पीछे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ पढ़ा था, उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था कि 30,000 आपने पेमेंट कर दी, टैक्स आपका 50,000 आया। सिचुएशन वाइस वर्सा कर लेते हैं, यानी कि 50,000 पे कर दिया था और अभी टैक्स जो आया वो सिर्फ 30,000 आया, तो 20,000 जो आपका एक्सेस मिलने वाला है इनकम टैक्स से, वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट रहेगा। जनरली आपको कभी भी इनकम टैक्स देना नहीं है पैसे, वो अगले साल में एडजस्ट होते हैं, इसलिए आप लोग उसको जो है अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखाते हैं। पास आता है यहाँ पे टर्म लोन एंड एडवांसेस, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है क्लियरली लिखा होगा। इसके अगर ना लिखा हो तो 2 टर्म है जहाँ पे आपको शायद ना मिले, उसमें से एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरा है कैपिटल एडवांस, बाकी आपको सब मिलेगा। अदर नॉन करंट एसेट आपके पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट में हमारे पास आता है करंट एसेट। तो करंट एसेट आपकी जो है ईज़ी है, आपको अगर याद नहीं होती हैं तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि सीआईटी एंड सीएसओ, ठीक है? ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। सीआईटी, सीएसओ है क्या? सी स्टैंड्स फॉर सबसे पहले करंट आपकी इन्वेस्टमेंट, देन आपका इन्वेंटरीज़ एंड देन आपका ट्रेड रिसीवेबल। अब ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, सॉरी ये नहीं, ये तो इन्वेंटरी है। आपका ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ हुआ है, ये वाला, तो ये वही इन्वेस्टमेंट है जो ऊपर आपने कवर की थी, बस यहाँ पे ये सारी की सारी मैच्योर हो चुकी होंगी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? देन बात करूँ इन्वेंटरीज़ की, तो इन्वेंटरीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, वो हमें थोड़ा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ट्रेड रिसीवेबल दिस इज़ एज़ इक्विवेलेंट एज़ टू आपके जो आपने ऊपर ट्रेड पेएबल पढ़ा था, वहाँ पे आपके बिल्स पेएबल और आपके क्रेडिटर कवर हुए थे, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स कवर हो जाएँगे, ठीक है? देन हमें पढ़ना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, इसको भी मैं डिटेल में बताऊँगी। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस ये आपका सिमिलर ही है जो आपने यहाँ पढ़ा था, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है वो जो चीज़ें मैच्योर हो जाएँगी, वो आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आती हैं। देन है आपका अदर, अदर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए हमने क्या-क्या टॉपिक डिटेल्स जाना पड़ेगा, वो है आपका इन्वेंटरीज़, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और आपका अदर करंट एसेट्स। सिर्फ़ इनको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो इन तीनों को एक बार मैं डिटेल में आपको दिखा देती हूँ, क्या-क्या यहाँ पे कवर होने वाला है। ये देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास इन्वेंटरीज़। सो इन्वेंटरीज़ में आपके ये 6 हेडिंग हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आपको 6 के 6 याद करने हैं। सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल। देखिए, इन्वेंटरी आपका स्टॉक ही होता है, ठीक है? और स्टॉक आपका 3 फॉर्मेट में हो सकता है। वो रॉ मटेरियल हो सकता है उसपे हाफ काम हुआ हो, तो यानी कि वो वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है या फिर वो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में आपका इन्वेंटरी हो, वो आपका इन्वेंटरी के अंदर ही आएगा। इसके अलावा जो आपके छोटे-मोटे स्टोर्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो सब आपके इन्वेंटरी का ही पार्ट माना जाता है। लूज़ टूल में आपके जैसे नट, बोल्ट ये सब चीज़ें छोटी-मोटी यूज़ होती हैं। ये सब आपके लूज़ टूल्स में आती है, ठीक है? जैसे आपने जनरली घरों में भी देखा होगा कि हमारे पास भी सारे वेपन्स रहते ही हैं, ठीक है? वेपन बोल रही हूँ, जैसे आपका हैमर हो गया, आपका बहुत सारे अलग-अलग आपके छोटे-मोटे टूल्स हम लोग रखते हैं, तो वो सारे आपके इन्वेंटरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है
अदर, ठीक है? तो ये सारा आपका जो है इन्वेंटरी का पार्ट है। देन ट्रेड रिसीवेबल में मैंने पहले ही बता दिया आपको डेटर आएगा और बिल रिसीवेबल आएगा। अगर आपका कोई प्रोविज़न है तो आप यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? देखिए इक्विवेलेंट का मतलब होगा ऐसी एसेट्स जो कि करंट एसेट है और बिल्कुल बहुत ही लिक्विड है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको उसको कैश फॉर्मेट में लेकर आना है। तो जनरली आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है और यही चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो कैश और बैंक बैलेंस तो हमें पता है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस तो पता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आपको चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड याद रखना है। आपने जब करंट लायबिलिटीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको ओवरड्राफ्ट बताया था, तो प्लीज़ ओवरड्राफ्ट के साथ इसको कन्फ्यूज़ मत करिएगा, ये ड्राफ्ट है। वहाँ पे लायबिलिटी साइड में ओवरड्राफ्ट आता है। देन अगर आपके कोई भी अदर बैंक बैलेंसेज़ हैं, वो सब और आपके जो है मार्जिन मनी डिपॉज़िट्स हैं, कोई भी गारंटी वगैरह अगर आपकी है, सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग अगर आपने की हुई है, ये सारी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएँगी। ठीक है? देन आपके बचते हैं लास्ट के 2 हेडिंग्स शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने ऊपर पढ़ा था लोन एडवांसेस के अंदर वही चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। अदर के अंदर यहाँ पे इन्होंने डिटेल से अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, अदर के अंदर आपको मैं बता देती हूँ क्या-क्या आपको याद रखना है, सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तो याद रखना है अक्रूड इनकम्स, ठीक है? वो आपके अदर के अंदर आती हैं। देन आपका जैसे वहाँ पे आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे आपके कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है। बस ये 2 आप याद रख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है? तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट को कवर कर लिया है। वीडियो लंबी हो चुकी है, 43 मिनट्स की ऑलमोस्ट हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन एक-एक चीज़ जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो बहुत रेलेवेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ और देखना 2-3 बार तब जाके आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। चलिए, फॉर द डे, हैव अ नाइस